पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट होती है वही मॉलिक्यूल हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे। अगर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है तो वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। होता क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं हमारे मैटर के साथ। इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है वो इंटरेक्ट करता है हमारे मैटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। और जब एक पोलर मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। पर अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो इंटरेक्शन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और हमें कोई भी स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलेगा। तो कंडीशन यही है कि मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होनी चाहिए। इसके बाद है हम एनर्जी निकालेंगे, रोटेशनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम केस कंसीडर करते हैं एक रिजिड डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम है, एक का मास हमने m1 ले लिया, एक का मास हमने m2 ले लिया। इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हमने r लेट कर लिया है। c क्या है तुम्हारा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर c सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो m1 r1 इक्वल होना चाहिए m2 r2 के। r1 है तुम्हारे m1 का डिस्टेंस c से कितना है, और r2 है तुम्हारी दूसरी एटम का डिस्टेंस, इसका मास m2 है, उसका c से डिस्टेंस कितना है। तो अगर c सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो m1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m2 r2। और दूसरी बात, जो टोटल r है वो मैं कैसे शो कर सकती हूँ कि r1 प्लस r2। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने मॉलिक्यूल का तो I क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसे मैं खोल दूँ, r1 स्क्वायर को मैंने r1 इंटू r1 लिख दिया और r2 स्क्वायर को r2 इंटू r2 लिख दिया। अब क्योंकि m1 r1 इक्वल है m2 r2 के तो मैंने m1 r1 की जगह क्या लिख दिया, m2 r2। सिमिलरली इधर m2 r2 को क्या लिख दिया, m1 r1। अब r1 r2 दोनों में आ रहा है तो मैंने इसे कॉमन ले लिया और अंदर बच गया m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरी बात, जो r1 है उसे मैं क्या कह सकती हूँ कि टोटल r में से मैं r2 को माइनस कर दूँ तो वो r1 है। तो ये जो हमारा था कि m1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m2 r2, इसमें मैंने r1 को लिख दिया r माइनस r2। ठीक है, ताकि मेरे दोनों टर्म्स r2 में आ जाएं। अब क्या, मैंने यहाँ से r2 की वैल्यू निकाल दी तो r2 की वैल्यू आ गई m1 r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली मैं r1 की वैल्यू निकाल दूंगी। अब क्या, अब कुछ नहीं करना है मुझे, जो मेरा I है जो अभी मैंने यहाँ से निकाला था इसे नाम दे देना इक्वेशन को, m1 प्लस m2 r1 r2, यहाँ पे r1 r2 की वैल्यू डाल दो, तुम्हारा I क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो है इसे हम म्यू कहते हैं जो कि होता है रिड्यूस्ड मास। इतना क्लियर है। अब उसके बाद L क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। ओमेगा हमारी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। हमें पता है कि जो L होता है वो क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू इस तरह से दी जाती है, रूट जे प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, वेयर h इज योर प्लैंक कॉन्स्टेंट, j इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इस L को यूज करके मैं अपनी रोटेशनल एनर्जी निकाल सकती हूँ, EJ, जो कि क्या होगी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने L की फॉर्म में लिख दिया तो ये L स्क्वायर अपॉन 2I आ गई। और जब मैंने यहाँ पर तुम्हारे L की वैल्यू डाल दी तो मेरे पास आता है h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर I j प्लस 1, वे j 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब h कॉन्स्टेंट है, I स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, I भी कॉन्स्टेंट है, 8 भी कॉन्स्टेंट है, तो इस कॉन्स्टेंट को मैं b से भी डिनोट कर सकती हूँ। तो इसे मैं bj प्लस 1 भी कह सकती हूँ। ये मैंने जूल्स में निकाल ली। ठीक है, अच्छा, ये तो मेरी जूल्स में आई। अगर मैं इसे वेव नंबर की फॉर्म में निकालना चाहूँ, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट होनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमें पता है एनर्जी होती है h न्यू। न्यू क्या होता है, c बाई लैम्डा, और तुम्हारा वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई लैम्डा। तो अगर मैं इस एनर्जी को जो मैंने जूल में निकाली है उसे hc से डिवाइड कर दूंगी तो मैं वेव नंबर की फॉर्म में अपनी एनर्जी लेवल्स को दिखा सकती हूँ। ठीक है, EJ को मैंने HC से डिवाइड कर दिया।
तो ये रहा हमारा, या तो हम जूल्स में इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर मैं वेव नंबर की फॉर्म में लिख रही हूँ तो जो एनर्जी मेरी जूल में थी उसे hc से डिवाइड कर दो तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट अलग है, लेकिन दोनों जगह कांस्टेंट को मैं b कहती हूँ। इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आप न्यूमेरिकल्स में देख लेना कि आपको यूनिट जूल दे रखी है या सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जो b है तुम्हारा, इसे कहते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, और वैसे हम सेंटीमीटर इनवर्स में ही अपना स्पेक्ट्रा लेकर चलते हैं। तो क्या वैल्यू हो गई हमारी b की, h कांस्टेंट 8 पाई स्क्वायर IC। ठीक है, ये है हमारा स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम इस तरह से बनता है। अभी हमने देखा कि अगर मैं वेव नंबर की फॉर्म में एनर्जी लेवल निकालूंगी तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूंगी। अब तुम इसमें जे की वैल्यू 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे और वैल्यूज निकाल लोगे कि तुम्हारी लाइंस किधर किधर आएंगी। तो जब मैंने जे को 0 पुट किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये मिलेगी मुझे। अगर मैं यहाँ पर जे को 1 पुट करूंगी तो 1, 1 + 1 2, तो 2 b कह लूँ, इसे तो मैंने b कहा था क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 2b। ठीक है, तीसरी मेरी 6b पे, फिर 12b पे, इस तरह से। मतलब तुम देखो जो स्पेसिंग है लाइंस में वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिस्कस करूँ, अगर मैं जे 0 से J1 में जा रही हूँ तो मेरी जो वैल्यू है एनर्जी की इन टर्म ऑफ वेव नंबर, जब 0 में थी, 0 से मैं 1 में गई तो कितनी आ रही है, 2b आ रही है। मतलब कि एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब होगी 0 से 2b में जाने के लिए, 2b एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस मिलेंगी ना उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो जब मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, 2b। तो उसके लिए मुझे पहली लाइन मिल गई स्पेक्ट्रम में, ये कहाँ पर मिल रही है ये लाइन, 2b पे। चलो, अब अगर मैं इधर से इधर जा रही हूँ तो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 2b से दूसरे से तीसरे में जा रही हूँ तो 2b थी, इसकी 6b है, 4b, तो मुझे दूसरी लाइन मिल जाएगी 4b पे। ऐसे ही तीसरे में जाऊंगी तो 6b पे, अगले में जाऊंगी तो 8b पे। अब एक चीज़ देखने की बात है कि इनमें जितना डिस्टेंस है उतना ही इसमें डिस्टेंस है, उतना ही इसमें डिस्टेंस है। मतलब जो मुझे स्पेक्ट्रम में लाइन्स मिलेंगी सारी वो कैसी हैं, इक्वली स्पेस्ड लाइन है। और उस इक्वली स्पेसिंग को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, जो कि होती है 2b। इसे हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल लूँ कि 0 1 ना यूज करके, मैंने कहा कि मैं j से j+1 में जा रही हूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, bj j+1 होता है। तो यहाँ पे मैं j से j+1 में जा रही हूँ तो bj +1 तो j+2 हो गया, j+1 माइनस दिस, तो ये फॉर्मूला आता है 2b j+1। इससे मैं स्पेसिंग निकाल सकती हूँ किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए। लास्ट टॉपिक है आज का, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि इसे मैं बॉन्ड लेंथ निकाल सकती हूँ, दो एटम के बीच की डिस्टेंस कितना है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये निकाल सकती हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करके। कैसे, हमने अभी देखा कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है जो वो सेम है, और कितनी थी वो 2b आ रही थी फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, जहाँ पे b तुम्हारा रोटेशनल कांस्टेंट था h/8 पाई स्क्वायर IC। ठीक है, तो तुम्हें क्या होगा, तुम सेपरेशन देख सकते हो, स्पेक्ट्रम तुमने देख लिया, उससे तुम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू पुट करके और बाकी सबकी वैल्यू पुट करके यहाँ से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकती हूँ, आई निकल जाने के बाद आई होता क्या है, μr² ना, रिड्यूस्ड मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जब मेरे पास आई है, मुझे म्यू तो पता ही होगा कौन कौन सी एटम यूज हो रही है, उससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, बॉन्ड लेंथ निकाल सकती हूँ। तो ये इसकी एप्लीकेशन है और एग्जाम में इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं।